अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान का इंटरव्यू जो उसने यू टर्न लेकर दिया था और फिर उसके बाद दोबारा यू टर्न लिया और झूठी तरदीद की, वो सारा मसला जो है इमरान खान के गले पड़ गया है और ख़ुद पार्टी के अंदर गले पड़ गया है। जबकि पार्टी से बाहर एक अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि मीडिया में इसका बहुत गुल बचा, बड़े प्रोग्राम हुए, लेकिन मुतल्लिका हलकों से जो ख़बरें मिल रही हैं उनसे पता चलता है कि किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी, इसे तवज्जो के काबिल ही नहीं समझा। ना फ़ौज ने, ना इस्टेब्लिशमेंट के बाकी अनासर ने, ना हुकूमत ने और ना ही सिफारती हलकों ने, किसी ने भी इस इंटरव्यू की जिस बात को बहुत बड़ा वाक़या बनाकर बताया गया था, और वो खैर अपनी जगह एक बड़ा वाक़या तो था कि इतना बड़ा यू टर्न लिया कि जिन साहब को वो मीर जाफ़र और मीर सादक कहते थे, उनको एक्सटेंशन देने पर आमादा हो गए और ये मसला बहरहाल उनके गले इतना पड़ा और पार्टी के अंदर इसकी इतनी मुखालफत हुई। पार्टी के अंदर बनी गाला में गोया कि एक किस्म की, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, फूड़ी बिछ जाना, उर्दू में तर्जमा इसका ये है कि सफ़े मातम, यानी किसी के घर मर्ग हो जाए तो वो वहाँ जो बाहर सफ़े बिछाई जाती है। आजकल तो खैर बाहर सफ़े बिछाने का रवाज नहीं रह गया, घरों के अंदर ही ड्राइंग रूम में बुला लेते हैं लोगों को, या शामियाना लगाकर कुर्सियाँ सजा देते हैं। लेकिन ज़्यादातर रवाज यही था कि वो दरियाँ और सफ़े बिछा देते थे और वहाँ लोग बैठते थे, तो उसको फूड़ी कहते हैं। तो ये एक किस्म की फूड़ी बिछी हुई थी। सबसे पहले शीरी मज़ारी ने इसकी तरदीद की ये कहकर कि एंकर पर्सन ने, यानी कि कामरान खान ने, जो कि इनका अपना ही ख़ास आदमी है, और ख़ास आदमी क्या, इनका अपना बाकायदा एक ग़ुलाम की हैसियत रखता है। और अगर कभी आप उसका इंटरव्यू देखें इमरान खान से करते हुए, पहले भी उसको 2 इंटरव्यू ले चुका है, तो आप देखेंगे कि वो किस तरह ग़ुलामाना अंदाज से और ऐसे अंदाज से जैसे किसी बड़ी मुक़द्दस हस्ती के पास उसका कोई मुरीद नौकर बैठा हुआ हो, इस तरह की वो इंटरव्यू करता है। तो शीरी मज़ारी ने कहा कि ये दरअसल एंकर पर्सन के अपने अल्फाज थे जो उसने इमरान खान के मुंह में डालना चाहे। जो सूरत हाल बनी वो ये थी कि इमरान खान को बताया गया कि इससे अवाम के अंदर बहुत मनफी मैसेज गया है, क्योंकि आपने 5 महीने ये एक गुल मचाया है कि अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका की साजिश से ये हुकूमत तब्दील हुई और अमेरिका ने ये किया और हम अमेरिका की ग़ुलामी से निकलना चाहते हैं, और फिर अमेरिका ने ये सब कुछ मीर जाफ़र और मीर सादक की मदद से किया। तो आपने इस इंटरव्यू में इस सारी बात को उड़ा के रख दिया कि मैं अमेरिका का भी मुखालिफ नहीं हूँ और मैं जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी चाहता हूँ। तो इस पर इमरान खान को फिर एक तरदीद जारी करना पड़ी। तरदीद ये की कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि जब तक नई हुकूमत ना बन जाए उस वक्त तक जनरल बाजवा कंटिन्यू करे। अब बताइए कि इसमें और तोसी में क्या फ़र्क है? यानी बाजवा साहब नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, और अगर इलेक्शन अगले साल मार्च, फरवरी, अप्रैल, जनवरी जब भी हों, और वैसे अंदर की इतला जो है वो पीटीआई को भी पहुंच चुकी है पूरी तरह के अगस्त सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन चलिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे। तो मार्च अप्रैल तक जनरल बाजवा अपनी मुलाजमत जारी रखें, अपने ओहदे पर फाइज रखें, यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने उन्हें और मिल जाए, तो कि क्या ये एक्सटेंशन नहीं है? 3 महीनों के बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद फिर हुकूमत साजी का मरहला होता है। हुकूमत साजी के बाद कभी काबीना बनती है, उसके बाद ही कहीं जाकर वज़ीर-ए-आज़म इस बात पर तवज्जो देगा कि वो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करें। तो गोया कि कम से कम 4 महीने की मुद्दत मुलाजमत में अगर किसी को तोसी मिलती है, तोसी दी जाती है, तो ये कहते हैं कि ये तोसी नहीं है, बल्कि ये तो कंटिन्यूटी रखने का इशू है कि जो सिस्टम है वो चलता रहे, उसमें कोई खलल पैदा ना हो। तो ये एक तरदीद जो है उससे भी मज़ाक़ खेज़ है। अब इसमें ज़मीनी तौर पर भी 2 लतीफ़े हुए, और 2 लतीफ़े ये हुए कि पहले तो जब ये इन्होंने अमेरिकी सफारतकार और वो थिंक टैंक जो है इनकी, राबर राफील जो है लॉबियस्ट भी है, उससे मुलाकात की बनी गाला में, ख़ुद उसको दावतनामा दिया, उससे रिक्वेस्ट की कि आकर मुलाकात कर जाएं, तो वो मुलाकात की उन्होंने। उसको छुपाने की कोशिश की लेकिन ख़बर लीक हो गई। यहाँ ये तहरीक इंसाफ के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि बनी गाला में जो मुलाकात इतनी राजदारी से हुई थी, बल्कि इस राजदारी पर एक अखबार ने कार्टून भी छापा बड़ा मज़ेदार, जिसमें इमरान खान और राबर रफ़ील दोनों ने
बुरके पहने हुए हैं। बुरके भी कौन से, वो जो अफ़गानिस्तान में पहने जाते हैं। अफ़गानिस्तान आजकल पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक वक्त था जब इनका रिवाज था, लेकिन अब वो यहाँ पाकिस्तान में तो वैसे ही बुरके ख़त्म होते जा रहे हैं, और अगर जहाँ कहीं हैं वो दूसरे बुरके होते हैं तुर्की। लेकिन ये जो बुरका है, इसका नाम मुझे नहीं आता, ये बुरका पुराने ज़माने का, और अफ़गानिस्तान में अब भी औरतें ये पहनती हैं या उनको पहनने पर मजबूर किया जाता है। तो इमरान खान ने भी और राबुल रफ़ील ने भी बुरका पहना हुआ है, और बुरका पहनकर वो मुलाकात कर रहे हैं। यानी इतनी राजदारी और खुफिया रख कर ये मीटिंग की गई और मुलाकात की गई। तो इस मुलाकात की खबर मुलाकात के 1 घंटे के बाद जियो के सहाफ़ियों को कैसे पहुंच गई। हालांकि जियो के सहाफ़ियों और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का भी बनी गाला में दाखिला ममनू है, और उनसे इमरान खान और पीटीआई इतना चिढ़ती है कि अगर इमरान खान के सामने जियो का नाम ले दिया जाए तो उनको गश पड़ने लगते हैं। तो फिर ये बात पीटीआई के सोचने के लिए है कि मुलाकात ख़त्म होने के ठीक 1 घंटे के बाद ये ख़बर जियो को पहुंच गई थी। ये भी नहीं कि ARY को पहुंची या बोल को पहुंची, लेकिन पहुंची तो किसे, इमरान खान जिसको सबसे बड़ा दुश्मन समझता है मीडिया में, उस तक पहुंची। तो ये पीटीआई के अंदर इसका मतलब ये है कि मीर जाफ़र और मीर सादक किस्म के लोगों की बनी गाला में भरमार है। तो बहरहाल फवाद चौधरी ने इसकी तरदीद की कि ये तो 3 साल पहले मुलाकात हुई थी, उसको ये उछाल रहे हैं। इस पर फिर बोल टीवी ने एक पूरा प्रोग्राम किया कि ये कितना झूठ बोला जा रहा है, पीटीआई को बदनाम किया जा रहा है। पीटीआई तो अमेरिका की मुखालफ है, वो तो अमेरिकी सफारतकार से मुलाकात का सोच भी नहीं सकती, तो जो कैसे झूठ बोल रहा है। और फवाद ने भी तरदीद की और दूसरे रहनुमाओं ने भी तरदीद की, और रात को इमरान खान ने इस इंटरव्यू में मान लिया कि वो उसने राबुल रफ़ील के साथ मुलाकात की है। गोया कि फवाद चौधरी के मुंह पर भी कालक मल दी और बोल के मुंह पर भी कालक मल दी। और फिर दूसरी बात, फवाद चौधरी को दोबारा झूठा करार दे दिया गया। दोबारा इस तरह कि जब ये ख़बर चली एक्सटेंशन वाली, तो फवाद चौधरी ने अपना बयान जारी किया, ट्वीट भी किया। उसने कहा, फवाद चौधरी ने, कि इमरान खान ने ये मुलाकात सोच समझ कर की है, एक ख़ास हिकमत अमली के तहत की है। यानी जैसे कि ख़ुद इमरान खान ने उसे बताया कि क्यों मुलाकात हुई, किस तरह की गई, उसके पीछे क्या तैयारी थी। लेकिन इमरान खान ने तो तरदीद ही कर दी कि मैंने तो एक्सटेंशन देने की बात ही नहीं की, अगर ये तरदीद भी उसने झूठ बोला है। तो अब इसके बाद तरदीद भी आ गई, यू टर्न भी आ गया कि मैं तो लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। ये लॉन्ग मार्च की कॉल देने का क्या किस्सा है ये भी बताता हूँ। तो फवाद चौधरी को एक मरतबा फिर रुसवा कर दिया इमरान खान ने। यानी 24 घंटे में फवाद चौधरी का 2 मरतबा मुँह काला किया इमरान खान ने। मैं बात कर रहा था कि किसी भी हलके में इसको तवज्जो नहीं मिली, बल्कि इसे यूँ समझा गया कि जैसे कोई चोर नहीं होता, वो गली में कोई मुर्गी दाना चुग रही हो तो वो उसे पकड़ कर ले जाता है। तो इमरान खान ने उसी तरह गली में दाना चुगती मुर्गी को झपटने की कोशिश की और मारा गया। मुर्गी फिर भी झपट में नहीं आई, मुर्गी इसके हाथ से निकल गई, क्योंकि कहीं भी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये सारे सिलसिले को लेकर दूर की कोड़ी लाने वाले हजरात ने ये प्रोग्राम बाकायदा चलाने शुरू कर दिए, ट्वीट करने शुरू कर दिए, ब्लॉग किए, बयानात दिए, तज्जिए लिखे टीवी पर चले, जिनमें ये बताया गया कि दरअसल बैकडोर मुलाकातें रंग ले आईं और अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा है। अमेरिका को पता चल गया है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है, लिहाजा उसने इमरान खान से दोस्ती के लिए अब जनरल बाजवा साहब को मैसेज भेजा है कि इसको हुकूमत में लाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। और या किसी ने कहा कि मुक़्तदर हलकों ने इमरान खान से माफ़ी मांग ली है और कहा है कि हमें वक्त दो, हम तुम्हें दोबारा हुकूमत में लाएंगे। अच्छा, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पिछले 10 दिन से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के दरमियान कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, दूर दराज भी इसका कोई नामो निशान नहीं है। और 10 रोज़ से पहले, 1 अशरा हो गया इन दिनों को गुजरे हुए, इससे पहले जो बैकडोर राब्ते हुए थे उनमें भी इमरान खान का जनरल बाजवा से कोई बराह रास्त टाकरा नहीं हुआ, बल्कि वो आपको सब कुछ आपके इल्म में है। मैंने भी अपने प्रोग्राम्स में बताया है कि जनरल बाजवा से मिलने की बार बार रिक्वेस्ट की जाती रही, जिससे झटक दिया जाता रहा, कोरा जवाब मिल जाता रहा। और आखिरी कोशिश वो थी जो 10 दिन से पहले, शायद 12 दिन पहले हुई, वो ये थी कि परवेज़ खट्टर के साथ
आरफ उल्वी जो सदर है गया, और दोनों ने जाकर GSTU में पहुंचे और वहां जाकर इन्होंने मुलाकात की दरख्वास्त की, बहुत मिन्नत आहुजारी के साथ, बड़ी लजाजत के साथ। लेकिन ये आखिरी दरख्वास्त भी एक डांट पिलाकर मुस्तरद कर देगी। अलबत्ता ये जो डांट पिलाएगी ये एक और सीनियर अफसर के साथ मुलाकात का मौका इन्हें दिया गया। उस मुलाकात में इन तक ये पैगाम पहुँचाया गया और इसी मुलाकात में उनको बता दिया गया कि इलेक्शन तो तभी होंगे जब ये हुकूमत चाहेगी, यानी मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत, और वो अगस्त सितंबर से पहले होने का कोई इम्कान नहीं है। ये अलग बात है कि मौलाना फजल रहमान ने मेरी उस खबर की तायद की है जो मैंने एक हफ़्ता पहले दी थी कि ये हुकूमत तो सोच रही है कि अपनी मुद्दत हुकूमत जो है, ये असम्बली की मुद्दत है, उसमें मज़ीद तोसी कर दे, यानी अगस्त सितंबर में भी इलेक्शन ना हो बल्कि उससे अगले साल इलेक्शन का मसला जो है उससे अगले साल जा पड़े। तो अब तरदीद कर दी है और जो ऐलान भी कर दिया है कि ये लॉन्ग मार्च होगा। ये लॉन्ग मार्च का क्यों ऐलान किया, इसकी सीधी सी वजह है कि पार्टी के अंदर दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि अवाम में इसका बहुत मनफी तासुर गया कि वो कहाँ गया अमेरिका का बयानिया। हर आदमी पूछ रहा है कि अमेरिकी साजिश का बयानिया कहाँ गया, और वो मीर जाफ़र और मीर सादक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वो बयानिया कहाँ गया, और फिर ये क्यों कहा कि मुझे इलेक्शन कराने में कोई जल्दी नहीं है, यानी जब भी हो जाए। ये सारी बातें जो है इसके लिए इमरान खान के जो इमेज इनके एक ख़ास जो तबका है पाकिस्तान में, उसके अंदर जो बनाया गया था, एक बहुत बड़ा बुत बनाया गया था, वो बुत टूटा है और अब इमरान खान को अब इसकी परेशानी है। और लॉन्ग मार्च की कॉल देने की दूसरी वजह, बल्कि वजह से पहले ये सुनिए कि लॉन्ग मार्च की कॉल देने की धमकी देने का मतलब ही एक है कि बैकडोर कोई चैनल काम नहीं कर रहे, कोई रिज़ल्ट बरामद नहीं हो रहा। अगर कोई डील हो चुकी होती या डील के बारे में कोई पेशरफ्त हो रही होती या उसके इम्कानात होते तो इमरान खान जी लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों देता। बहरहाल दूसरी एक वजह तो कॉल देने की ये थी कि उस इम्प्रेशन को दूर करना कि मैं तो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ हूँ, मैंने तो नहीं कहा एक्सटेंशन दी, मैंने तो हकीकी आज़ादी लेनी है। और दूसरी वजह यह है कि इसकी जो बौखलाहट है और जो उसकी डेस्परेशन है, जो इसकी यूँ समझ लीजिए कि कोई उम्मीद बर नहीं आती वाला जो मसला है, तो एक मरतबा फिर भिन्ना कर इसने धमकी दी है। जैसे वो धमकी देते हैं बार बार कि इब के बार, तो ये इब के बार वाली धमकी, या जिस तरह वैगनों के पीछे लिखा होता है कि वरना, और वरना के बाद नुक्ते होते हैं, तो वरना तो फिर ये है कि इसी तरह चलता रहेगा। तो ये लॉन्ग मार्च का इसने कारकुनों को फिर एक लॉलीपॉप दे दिया कि नहीं मैं तो कॉल देने वाला हूँ और इसी महीने दूंगा। इसी महीने आज 14 तारीख है, तो अब देखिए बाकी 16 दिनों में ये कब कॉल देता है। इतना मैं बता दूं कि जो अगर इसने कॉल दी तो फिर इसका अंजाम भी देखेगा। अंजाम वही होगा जो 25 मई को हुआ था, तो उससे मुख्तलिफ नहीं होगा बल्कि उससे बुरा ही होगा। तो यहाँ लॉन्ग मार्च के हवाले से एक ज़िमनी इतला मैं दे दूँ कि इसी महीने की 22 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़र्द जुर्म लगानी है। अब फ़र्द जुर्म लगाते ही सज़ा सुनाने का तो कोई रवाज नहीं है। अब पता नहीं इसमें कितने दिन लगते हैं, लेकिन PTI ने एक अजीब मूव किया है। अपने पख्तूनख्वा सूबे के तमाम ज़िली ओहदेदारों को ये हदायत कर दी गई है कि कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दें, 22 तारीख को इस्लामाबाद जाना पड़ सकता है। गालिबन ये इससे पहले इतलात के सुनगुन लेंगे 22 सितंबर को कुछ होने वाला है। अगर कुछ ऐसी इतला हुई तो फिर उन्हें ये कहा जाएगा कि कारकुनों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचो। अभी इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म नहीं दिया है, इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, आने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। और ये हुक्म पख्तूनख्वा में दिया गया, पंजाब में नहीं दिया गया। पंजाब से तस्दीक की है, पंजाब में किसी पार्टी ओहदेदार को कोई ऐसी हदायत नहीं मिली है। ये हदायत सिर्फ पख्तूनख्वा के लिए हो सकता है। कल परसों तक ये पंजाब में भी हदायत जारी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ पख्तूनख्वा में जारी हुई है। गोया कि इन्हें खदशा है कि कहीं 22 सितंबर ही को काम ना दिखा दिया जाए। और दूसरा इन्हें ख़तरा है, गालिबन 25 तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ने, 22 इनकी है और 25 या 26 इलेक्शन कमीशन की है। उसने इमरान खान को ज़ाती तौर पर तलब किया है और तौहीन अदालत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तौहीन भी तौहीन अदालत के दायरे में ज़ुमरे में आती है, तो उस से निपटने के लिए भी इनकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि इन्हें खदशा है कि इलेक्शन कमीशन भी कोई फ़ैसला ना सुना दे। अगरचे अब तक का जो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है, बल्कि पिछले 7 साल का रिकॉर्ड जो है कि वो है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के ख़िलाफ़ कोई सख्त फ़ैसला कभी नहीं दिया।
और लेकिन अब चूँकि मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस में अगरचे इलेक्शन कमीशन ने बराह रास्त कोई फ़ैसला नहीं दिया, लेकिन ऐसा फ़ैसला उसने ज़रूर दिया कि जिसके नतीजे में सदा एक रेफरेंस की राह हमवार हुई और इमरान खान मुजरिम होना साबित हो गया। मुजरिम से याद आया कि कल ही एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि तोशा खानों से इमरान खान ने जितनी चोरियां अब तक की हैं उनके अलावा 3 मज़ीद घड़ियाँ चोरी करने का इंकशाफ हुआ है। यानी ये घड़ी चोर जो है ये आधी घड़ी चोर भी है कि हीरे का हार तो बेचे, बाकी सब कुछ बेचा, बेस पोश भी ये जाते हुए ले गया, लेकिन घड़ियाँ पहले भी और अब जो 3 घड़ियाँ और निकल आई हैं जो इसने चोरी की। तो ये भी मज़ाहिया ख़बर है। तो बहरहाल बनी गाला में जो फुड़ी बिछी हुई थी उसमें ना सिर्फ ये किसने लॉन्ग मार्च की काल दी, बल्कि ये कहा कि मेरा पैमाना सब्र लबरेज़ हो रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। 2-3 दिन तक इसने दीवार से लगाने की बात नहीं की, इससे पहले ये मसलसल करता आ रहा है। तो अब 2-3 दिन के वक्फे के बाद इसे फिर याद आया कि वो दीवार से लगाने वाली बात तो मैं करना ही भूल गया। अब इसने फिर वो करनी शुरू कर दी है। दीवार से इसे क्या लगाया जा रहा है, यानी अदालत ये ऐलान कर दे कि हम इमरान खान से माफ़ी मांगते हैं, इलेक्शन कमीशन इसके ख़िलाफ़ तमाम केसेस ड्रॉप कर दे, फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला भी वापस ले ले, तो फिर ये कहेगा कि मुझे दीवार से नहीं लगाया जा रहा, या शायद ये फिर भी यही बात कहे कि जब तक मुझे हुकूमत में नहीं लाया जाता मैं यही कहता रहूँगा कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। अच्छा, बहरहाल इसके दिल में एक ख्वाहिश तो है। मसलन पहले इसकी ख्वाहिश ये थी, इसकी जितनी ख्वाहिशात हैं पिछले 1 साल से सब नाकामी से दो चार होती रही, और ये रिकॉर्ड है कि 1 साल से एक ऐसा आदमी जो ख़ुद को अवाम का मकबूल तरीन लीडर कहता है, उसकी हर मूव नाकाम हुई है। एक मूव बता दें मुझे इसकी जो इसकी कामयाब हुई हो। तो बहरहाल इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर जो था, जो बड़ा एडवेंचर इसका था, वो ये था कि हर सूरत इलेक्शन अगस्त सितंबर में इलेक्शन हो या अक्टूबर में हो, अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाए, ताकि क्योंकि इसका गुमान है कि मैं जीत जाऊंगा, ताकि मैं जीत कर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगा सकूं। अच्छा, अब जब इसने ये कहा कि बाजवा साहब ही कंटिन्यू करें, चलिए हम ये उसकी बात मान लेते हैं कि एक्सटेंशन की बात नहीं की, उनको बरकरार रखने की बात तो की। इसके अगर इनको बरकरार रखा जाता है तो फैज़ साहब तो इस दौरान रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाने की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो चुका है। सीने पर पत्थर रखकर इसने ये ख्वाहिश कुर्बान कर दी। पता चल गया है, यकीन के आखिरी दर्जे तक इसको पता चल गया है कि अब फैज़ जनरल आर्मी चीफ नहीं बनने वाला। तो इसने ये कड़वा घोंट, बल्कि जहर का घोंट भर लिया है कि ठीक है, वो ना सही तो और सही। तो अब इसकी दूसरी ख्वाहिश फिर ये है कि चलो फैज़ नहीं बनता, लेकिन कोई ऐसा आदमी भी न बन जाए जो मुझे आकर रगड़ा लगा दे। तो ये चाहता है कि अब जब तक इलेक्शन ना हो तब तक आर्मी चीफ बाजवा साहब रहें, और जब इलेक्शन हो तो मैं ही जीतूँगा। इसको तो ये गुमान है कि मैं ही जीतूँगा, हालांकि ये नहीं जीतेगा। तो अपने गुमान के मुताबिक इसका ये है कि मैं जीतूँगा और ऐसा आर्मी चीफ लगाऊंगा जिसके बारे में मुझे कम से कम ये जो 5-6 ऊपर वाले हैं, इन जैसा, इनको तो खैर ज़ाहिर ये तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन कोई इन जैसा भी अगर मुझे जिस पर शक पड़ा मैं उससे नहीं लगाऊंगा। ऐसा आदमी लगाऊंगा जिसके बारे में मुझे तसल्ली हो जाए कि ये मेरा सपोर्टर है, क्योंकि फ़ौज में इसके सपोर्टर तो हैं। तो ये इसकी ख्वाहिश हो सकती है, और ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली नहीं है। इसी वजह से इसने फिर आज ये दोबारा बढ़क लगा दी है कि मैं लॉन्ग मार्च की कॉल भी दूंगा और मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो नाज़रीन, ये जो है सारा इशू इंटरव्यू इसके गले पड़ गया है। अब थोड़ा सा जिक्र पख्तूनख्वा का कर लें। वफाकी हुक्मरान इत्तेहाद जो है ये पंजाब में तब्दीली के लिए होमवर्क कर रहे हैं और ख़ासा आगे बढ़ चुके हैं। अगरचे परवेज़ इलाही ने एक अपना इजलास बुलाया पार्लिमानी पार्टी का, तो ज़ाहिर है वो गए लोग, इनकार तो नहीं कर सकते थे, और इत्मीनान का इजहार भी किया। लेकिन जो अंदर की कहानी है वो बदस्तूर वही है जो पहले थी, और जैसे ही इधर से इनको कोई टाइम टेबल शेड्यूल के मुताबिक उनको जो दिन नज़र आया मुनासिब उसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन पख्तूनख्वा में कोई अजीबोगरीब डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि 20 अरकान के करीब बागी हैं, और लेकिन 20 अरकान से हुकूमत का तख्ता नहीं लड़ सकता, क्योंकि PTI के पास 100 के करीब अरकान है और अपोजिशन के पास जो है PTI के पास 100 के करीब और अपोजिशन के पास 50 के करीब। तो थोड़ी सी एदाद शुमार की गलती थी, पहले तो वो तस्वीर कर लें।
पीटीआई के पास 94 अरकान थे, जिनमें से 2 बागी हो गए, अब 92 रह गए और अपोजिशन के पास 50 नहीं बल्कि 45 रुकन है। तो 45 और 92 का मतलब ये है कि अब भी पीटीआई तकरीबन 2/3 उनसे ज़्यादा है, लेकिन बागियों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। बागियों की तादाद कितनी ज़्यादा है? वो ये है कि एक ग्रुप है, असल में धड़े होते हैं, हुकूमत से वो नाराज़ हैं, बागी ये साथ छोड़ना चाहते हैं, किसी इशारे के मुंतज़िर है, लेकिन धड़े हैं। तो एक धड़े में 25 अरकान है, एक धड़े में 22 अरकान है और एक धड़े में 6 अरकान हैं, यानी 25 और 22 कितने हो गए? 47 और 6 यानी 53। तो 53 अरकान हैं जो इशारे के मुंतज़िर है और इशारा उनको कहीं से नहीं मिल रहा। और इसमें बड़ी बात यह है कि अगर ज़ाहिर है जब मूव होती है तो जितने बागी अरकान होते हैं उनमें से कुछ पलट भी जाते हैं, जैसे कि हमने वफाक में भी देखा कि वफाक में इतला ये थी कि 50 के करीब अरकान जो है पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर जब वो बात आगे बढ़ी और ये डिफेक्शन क्लास के मसले और ये धमकियाँ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारे मिलने शुरू हुए तो फिर वो उनकी तादाद काफ़ी कम रह गई। लेकिन इतनी तादाद फिर भी उनकी है कि उन्होंने पीटीआई की अच्छी खासी मेजॉरिटी को सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल डाला। तो बहरहाल ये अगर 55 अरकान है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जब वक्त आएगा तो ये 55 के 55 इन ब्लॉक इधर पार्टी को छोड़ देंगे। लेकिन कहा जा रहा है, जो पेशावर के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इनमें से 45 तो लाजमन आ जाएंगे और अगर 45 आ जाते हैं तो उन पर फिर डिफेक्शन क्लास का लगना इसलिए मुश्किल होगा कि वो तकरीबन आधे होते हैं और आधे रुकन जब पार्टी से अलग हो जाएं तो उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का या डिफेक्शन का ला नहीं लगता। कोई इस किस्म का चक्कर है। चलिए 45 ना सही 47 सही। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हुकूमत जो है चाहे तो काम डाल सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है कि हुकूमत ने वहाँ कोई मूव शुरू कर दी है। हुकूमत की नज़र में ये मामलात हैं वहाँ के, लेकिन अभी तक हुकूमत की मूव वहाँ शुरू नहीं हुई है। जबकि पंजाब में ये मूव जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और बज़ाहिर पंजाब में तब्दीली जो है वो थोड़े दिनों की बात है। लेकिन देखने की बात यह है कि पख्तूनख्वा का ऊँट किस करवट बैठता है। हो सकता है वफाकी हुकूमत ये जान समझती हो या हुक्मरान इत्तेहाद ये समझता हो कि वहाँ चूँकि इमरान खान की आवाम में मकबूलियत खासी बड़ी है तो वहाँ इस तरह का ऑपरेशन कहीं बहरान का सबब न बन जाए, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी पार्टी अवामी मकबूलियत के लिहाज से अभी तक पीटीआई ही है। अगरचे मुखालफ पार्टियों की मजमूई मकबूलियत मिलकर इमरान खान से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सिंगल पार्टी के तौर पर। जबकि पंजाब में ऐसा मसला नहीं है। पंजाब में प्रोपेगेंडा ज़्यादा है और प्रोपेगेंडे की बुनियाद 2 है, एक सोशल मीडिया, एक जलसे। जलसे इसलिए कि ये यकतरफा हैं, सिर्फ इमरान खान जलसे कर रहा है, दूसरा कोई जलसे नहीं कर रहा। मरीम नवाज साहब आप महीने 2 महीने के बाद एक जलसा कर देती हैं। ज़ाहिर 50 जलसों के मुकाबले में एक जलसे से कोई इम्पैक्ट नहीं बनता। तो जब एक तस्सर टीवी पर मीडिया पर अवामी सतह पर हम ये देखते हैं कि एक आदमी जलसे कर रहा है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई उसके मुकाबले में जलसे नहीं कर रहा कि मुवाजना हो सके, तो इस तरह के ये दोनों बातें मिलकर एक प्रोपेगेंडा तश्कील दे दिया गया है कि इमरान खान पंजाब में भी मकबूल तरीन है। हालांकि पंजाब में वो मकबूल तरीन नहीं है। मौजूदा हुकूमत की वजह से मुस्लिम लीग नून के हक़ में बात करने वाले लोग खामोश हो गए हैं। ये एक अलमिया है, लेकिन इस खामोशी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन के दिन ये वोट बैंक जो है वो भी तहरीर हो जाएगा। तो बहरहाल आप पख्तूनख्वा का मसला देखते हैं और ये भी देखते हैं कि 22 को क्या होता है, फिर ये भी देखते हैं कि 25 को क्या होता है। फ़िलहाल तो इस बात का लुत्फ़ उठाइए कि इमरान खान का अपना यूटर उसके गले में वो कलावा बनकर डल गया है, पड़ गया है, इसको गर्दन से दबोच लिया है और अपने हामी अवाम के अंदर इसने अपना इमेज खुद ही गहना दी है। अब ये तरदीदें करे या लॉन्ग मार्च की तारीख दे या धमकियां लगाए या फिर से मीर जाफ़र मीर सादिक की गिरदान शुरू कर दे, जो नुकसान इसको अपने हामियों की नज़रों में पहुंच चुका है उसका इजाला अब मुश्किल है।
नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।